मैं अपने ऑफिस में था और इस वक्त मीटिंग में मसरूफ़ था जब माँ की मुझे कॉल आई। अरे बेटा, जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हारे अब्बू को न जाने क्या हो गया है। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो बार बार तुम्हें बुला रहे हैं। माँ की आधी अधूरी बात सुनकर मैं बिजली की तेज़ी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और फिर जितनी तेज़ी से मैं ड्राइविंग कर सकता था मैंने की। घर पहुँचा तो अब्बू की हालत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसी वक्त मैं अब्बू को लेकर हॉस्पिटल जाने लगा तो अब्बू ने मुझे मना कर दिया। बेटा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। एक ऐसा राज है जो आज मैं तुम पर खोलना चाहता हूँ। कितने सालों से ये राज मेरे दिल पर किसी पत्थर की मानद पड़ा हुआ है, जो ना तो मुझे चैन लेने दे रहा है ना सुकून। बेटा, आज ये राज मैं तुम्हारे सामने खोलना चाहता हूँ। अब्बू ने अपनी बात शुरू की ही थी कि मैंने उन्हें टोक दिया। अब्बू, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी सारी बातों को सुनूंगा और जो आप कहेंगे उस पर अमल करूंगा। मगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आपको पहले हॉस्पिटल लेकर जाना है। आपका डॉक्टर से चेकअप करवाना है। इसमें ज़्यादा देर करना मुनासिब नहीं है। ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए। मगर अबू ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठा लिया था। इसी दौरान अम्मी हमारी फैमिली डॉक्टर को कॉल करने के लिए बाहर चली गई। वो कहने लगी, कब से मैं डॉक्टर को कॉल कर रही हूँ मगर उसका नंबर नहीं मिल रहा। अब मैं एक बार दोबारा से नंबर मिलाकर देखती हूँ, हो सकता है अब मिल जाए। तुम्हारे अबू तो हॉस्पिटल जाने पर भी तैयार नहीं है। अम्मी के कमरे से जाने के बाद अबू ने मुझे अपने करीब झुकने को बोला था। क्या बात है अबू, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है जो बताते हुए भी आप इतना घबरा रहे हैं? उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। बेटा, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, एक बहुत बड़ा गुनाह। और मैं चाहता हूँ कि अब अपने इस गुनाह का कफ़ारा अदा करूँ, अपनी इस गलती को सुधार लूँ। मैंने सारी ज़िंदगी इस बात को छुपा कर रखा, मगर अब जब मेरा आखिरी वक्त आ गया है तो अब मैं मज़ीद इस बात पर खामोश नहीं रह सकता। बेटा, मैंने तुम लोगों से छुप कर दूसरी शादी कर रखी थी। मेरी दूसरी बीवी का इंतकाल हो गया है। इस बीवी से मेरे दो बच्चे हैं, बड़ा बेटा है और छोटी बेटी। बेटा, मुझे उनकी परेशानी खाई जा रही है। जब से मज़दूर हुआ हूँ तब से मैं दोबारा उन लोगों से मिलने नहीं गया, उनकी खैर खैरियत मालूम नहीं की। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और उन लोगों की खैरियत मालूम करो। ये बात मेरे लिए किसी इंकशाफ से कम नहीं थी। मैं फटी फटी आंखों से अबू की तरफ देख रहा था। एक तो उन्होंने शादी जैसे हम फरीजे को यूं सबसे छुपा कर अंजाम दिया था और इतने सालों से इस बात पर खामोश भी थे। उनके वो बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था, उन्हें किस बात की सज़ा मिल रही थी? अपना घर, गाड़ी, सब कुछ होने के बावजूद भी न जाने वो लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके दिल पर क्या गुजर रही थी? अब्बू का सांस उखड़ने लगा था। मैं उनसे मज़ीद बात करना चाहता था, मगर उस वक्त उनकी हालत के पेश नज़र मुझे खामोश होना पड़ा। मैं जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था, मगर रास्ते में ही अब्बू दम तोड़ गया। मेरे लिए जैसे दुनिया अंधेर हो गई थी। न मुझे कुछ नज़र आ रहा था, न सुनाई दे रहा था। उस दिन मैं बहुत रोया। शायद ज़िंदगी में पहली बार मैं इस कदर टूट कर रोया था। अम्मी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब्बू से वो बहुत मोहब्बत करती थी। उन दोनों ने मिसाली ज़िंदगी गुजारी थी। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि अब्बू अपनी इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी को धोखा देंगे और उसके होते हुए भी किसी और औरत से शादी रचा लेंगे। अब्बू ने ऐसा क्यों किया? वो औरत कौन थी? और अब्बू ने उसके साथ शादी को खुफिया क्यों रखा? मैंने अब्बू की सारी पुरानी डायरियां खंगाल मारी, मगर कहीं से भी मुझे उस राज का पता ना चला। न उनके कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कोई निशानदेही मिली और ना ही कोई एड्रेस। उनकी दूसरी बीवी और बच्चों का कोई अता पता नहीं था। कितने दिन लगे थे मुझे इस गम से खुद को निकालने और संभालने में। मैंने फिर से अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। अब्बू की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अपना रेस्टोरेंट बनाऊं। अब्बू के नाम पर ही मैंने एक रेस्टोरेंट बनाया था। अब ज़्यादातर मेरा वक्त अपने रेस्टोरेंट में ही गुजरता था। मैं सोचता था कि काश अब्बू ज़िंदा होते तो आज ये सब देख कर कितना खुश होते। कुछ साल पहले तक सब कुछ ठीक जा रहा था, मगर एक दिन अब्बू का एक बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था। उनकी दोनों टांगें टूट गई थी और वो मजबूर हो गए थे। हर वक्त वो खलाओं में घूमते रहते थे। मुझे और अम्मी को लगा था कि शायद वो अपनी मजबूरी की वजह से परेशान है। ये तो हमारे गुमान में भी नहीं था कि उनके दिल में इतना बड़ा राज दफन है। अगर उनकी ज़िंदगी में मुझे ज़रा सी भी भिनक पड़ जाती तो मैं अपनी सुतेली माँ और बहन भाइयों को ढूंढ लेता और माँ को मनाकर उन्हें इस घर में ले आता। अब्बू के इंतकाल के बाद मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहाँ हर रास्ता धुंधला दिखाई देता था। एक तरफ वो भारी इंकशाफ था जो अब्बू ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों में मुझ पर किया था, और दूसरी तरफ दुनिया का वो बदलता हुआ रंग जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अब्बू के जाते ही मेरे वो रिश्तेदार जो कभी हमें मुड़कर भी नहीं देखते थे, अचानक मेरे हमदर्द और खैर खा बन गए थे। चचा हों, ताया हों या दूर के कज़न, अब हर कोई मेरे रेस्टोरेंट के चक्कर लगाता, मुझे मशवरे देता और बार बार ये जताने की कोशिश करता कि वो मेरे कितने करीब हैं। उन सब रिश्तेदारों के रवैये में आई ये तब्दीली महज हमदर्दी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे उनके अपने मफादात थे। वो जानते थे कि अब्बू ने मेरे लिए एक अच्छा कारोबार और जायदाद छोड़ी है और अब मैं एक कामयाब रेस्टोरेंट का मालिक हूँ।
वो चाहते थे कि मैं उनके साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करूं, उनके बेटों को अपने कारोबार में हिस्सेदार बनाऊं, या कम अज़ कम उनकी बेटियों के लिए मेरा रिश्ता पक्का हो जाए। लेकिन मेरा दिल इन सब से उकता चुका था। मैं जानता था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अब्बू की बीमारी के वक्त कभी हाल तक नहीं पूछा था। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे छुपी लालच मुझे साफ नजर आती थी। इसलिए मैंने उनसे फासला बरकरार रखा। मैं जितना उनसे दूर भागता, वो इतना ही मेरे करीब आने के बहाने ढूंढते। मेरा सारा ध्यान अब सिर्फ अपने रेस्टोरेंट और इस मकसद पर था जो अब्बू ने मुझे सौंपा था, उनके दूसरे ख़ानदान की तलाश। इसी दौरान मेरे रेस्टोरेंट में एक नया लड़का काम पर आया। उसका नाम आकिब था, लेकिन वो एक अजीब ही इंसान था। उसे देख कर लगता था कि वो किसी और ही दुनिया का बाशिंदा है। उसकी लापरवाही और बेवकूफ़ियों ने पहले ही हफ्ते में मुझे परेशान कर दिया था। वो एक ऐसा वेटर था जो कभी वक्त पर काम नहीं करता था, और अगर काम करता भी तो उसमें कोई ना कोई बड़ी खराबी ज़रूर पैदा कर देता। कभी वो कस्टमर के सामने ठंडा सूप रख देता, तो कभी ऑर्डर देने वाले की बात सुने बगैर ही वहाँ से चल पड़ता। उसकी बदहवासी का ये आलम था कि वो अक्सर खाली दीवारों को घूरता रहता, जैसे उससे कोई पुरानी याद सता रही हो। शुरू में मैंने सोचा कि शायद ये नया है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी हमाकतें बढ़ती चली गईं। एक दिन उसने एक महंगे कस्टमर के सूट पर गर्म कॉफ़ी गिरा दी, जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी और कस्टमर से माफ़ी मांगनी पड़ी। एक बार उसने किचन में प्लेटों का ढेर गिरा कर तोड़ दिया, जिससे रेस्टोरेंट का काफ़ी नुकसान हुआ। वो हर वक्त बेवकूफ़ियाँ करता रहता, कभी बर्तन तोड़ता, कभी कस्टमर से बदतमीज़ी करता, और कभी सफाई के दौरान किसी कीमती चीज़ को नुकसान पहुंचा देता। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता। मेरा दिल चाहता कि उसे इसी वक्त नौकरी से निकाल दो, लेकिन फिर मैं खामोश हो जाता। न जाने क्यों उसकी आंखों में छुपी वो उदासी मुझे रोक लेती। मुझे लगता था कि शायद उसके पीछे कोई बड़ी मजबूरी है, इसीलिए मैं उसे बर्दाश्त करता रहा। मगर सब्र की भी एक हद होती है। उस दिन मेरे रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा रश था। शहर के कुछ बड़े लोग वहाँ पर मौजूद थे और मैं खुद हर चीज़ की निगरानी कर रहा था। आकिब हमेशा की तरह बदहवास सा किचन से निकला। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर पानी के चंद कीमती क्रिस्टल ग्लास रखे हुए थे। वो चलते चलते अचानक इसी ख्याल में खो गया और उसका तवाज़न बिगड़ गया। एक ज़ोरदार आवाज़ आई और वो सारे ग्लास फर्श पर बिखर गए। शीशे के टुकड़े चारों तरफ उड़कर गिरे। ये कस्टमर जो वहीं करीब ही बैठा हुआ था, उसके पाँव में एक नुकीला टुकड़ा ज़ोर से लगा। उसके पाँव से खून रसने लगा। रेस्टोरेंट में जैसे तूफान आ गया। कस्टमर गुस्से से चिल्लाने लगा और बाकी लोग तमाशाई बन गए। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। वो गुस्सा जो महीनों से मेरे अंदर जमा हो रहा था, एकदम लावे की तरह फट पड़ा। मैं तेज़ी से आकिब की तरफ बढ़ा। वो फर्श पर गिरा हुआ खौफजदा नज़रों से मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर वही बेवकूफ़ाना तासुर था जिससे मुझे चिढ़ हो गई थी। मैंने बगैर सोचे समझे पूरी कुव्वत से एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। थप्पड़ इस कदर ज़ोर का था कि आकिब का सर एक तरफ झुक गया और वो बुरी तरह लड़खड़ा गया। इस अचानक ज़रब से उसकी कमीज़ की जेब में रखी हुई कोई चीज़ बाहर निकलकर फर्श पर जा गिरी। वो एक मुड़ी तिड़ी पुरानी सी तस्वीर थी। मेरा रुख पहले कस्टमर की तरफ था ताकि मैं उससे माजरत करूं, लेकिन मेरी नज़र अचानक उस तस्वीर पर पड़ी जो फर्श पर सीधी होकर गिरी हुई थी। मैं उसे देखते ही साकित रह गया, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। वो एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी जिसके किनारे वक्त की धूल से पीले पड़ चुके थे। मैंने लरसते हाथों से वो तस्वीर उठाई। तस्वीर में मेरे अब्बू अपनी जवानी के आलम में खड़े थे और उनके साथ एक सादा सी औरत थी जिसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट थी। वो औरत जिसके बारे में अब्बू ने मरते वक्त जिक्र किया था, और उनके पास वही छोटा सा बच्चा था जिसकी तलाश में दिन रात एक कर रहा था। मेरा सर चकराने लगा। मेरे हाथों से वो तस्वीर छूटने लगी थी। मैंने पलट कर ज़मीन पर गिरे इस लड़के की तरफ देखा जिसे मैंने अभी अभी एक जलील वेटर समझकर थप्पड़ मारा था। उसका वो चेहरा, वो नक्शो निगार, वो सब मुझे अब मायूस लगने लगे। उसकी वो बेवकूफ़ियाँ, वो हर वक्त की बदहवासी, वो खामोशी, क्या ये सब उस महरूमी का नतीजा था जो उसे सारी ज़िंदगी अपने बाप से दूर रहकर मिली थी? क्या ये वही आकिब था? क्या ये मेरा अपना भाई था? मैं वही तस्वीर हाथ में लिए दंग रह गया था। मेरे अंदर का सारा गुस्सा एकदम ठंडा होकर पछतावे की आग में बदल चुका था। वो रिश्तेदार जो मुझे घेरे हुए थे, वो रेस्टोरेंट का शोर, वो नाराज़ कस्टमर, सब कुछ मेरे लिए बेमैनी हो गया था। मेरे सामने सिर्फ वो तस्वीर थी और वो लड़का जिसकी जेब से निकला हुआ ये छोटा सा कागज़ का टुकड़ा ज़िंदगी का सबसे बड़ा इंकशाफ कर चुका था। मैं उसे देख रहा था और वो सहमे हुए अंदाज में मुझे देख रहा था, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि जिस शख्स ने उसे अभी थप्पड़ मारा है वो उसका अपना खून है। मैं वहीं मुंजमद खड़ा था। वो ब्लैक एंड वाइट तस्वीर मेरे हाथ में कांप रही थी। मेरे सामने वो लड़का आकिब ज़मीन पर गिरा हुआ अपनी गाल सहला रहा था। उसकी आंखों में खौफ की एक लहर थी। उसे क्या मालूम था कि उसके पास मौजूद वो पुरानी तस्वीर मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुकी है। मेरा गुस्सा जो एक लम्हा पहले आसमान को छू रहा था,
अब पशेमानी के गहरे समंदर में डूब चुका था। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। मैंने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया, उसे ज़मीन से उठाया। वो सहम गया। उसे लगा शायद मैं उसे मज़ीद मारने के लिए करीब आ रहा हूँ। लेकिन जब मैंने उसे पूरी कुव्वत से अपने सीने से लगा लिया, तो वो भी हैरान रह गया। पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया था। कस्टमर्स, वेटर्स और वही रिश्तेदार जो तमाशा देख रहे थे, वो सब दंग रह गए कि एक रेस्टोरेंट का मालिक अपने एक नाअहल मुलाजिम को गले लगाकर क्यों रो रहा है। आकिब का जिस्म लकड़ी की तरह सख्त हो रहा था। वो साकित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने उसे छोड़ा, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आकिब, मुझे अपने घर लेकर चलो। मैं अभी तुम्हारे घर जाना है। आकिब के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो बुरी तरह कांपने लगा। उसके हाथ पांव फूल गए। उसने हकलाते हुए कहा, साहब साहब जी, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा बर्तन नहीं तोड़ूंगा। मैं कस्टमर्स का ख्याल रखूंगा। खुदा के लिए मेरी शिकायत लेकर घर न जाएं। घर में मेरी छोटी बहन अकेली है। अगर आपने मालिक मकान से मेरी शिकायत कर दी, तो वो हमें धक्के देकर बाहर निकाल देगा। वो पहले ही बहुत जालिम है। वो रोज़ाना हमें घर खाली करने की धमकियां देता है। साहब, हमें बेघर ना करें। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। उसकी बातें मेरे दिल पर तीर की तरह लग रही थी। जिस भाई को शहजादों की तरह रहना चाहिए था, वो एक थप्पड़ के बाद बेघर होने के डर से कांप रहा था। मैंने उसके कंधों को थामा और नरमी से कहा, पागल लड़के, मैं शिकायत करने नहीं जा रहा। मैं बस तुम्हारा घर देखना चाहता हूँ। भरोसा करो मुझ पर। हम रेस्टोरेंट से निकले और शहर के एक ऐसे पसमानदा इलाके की तरफ चल पड़े, जहाँ गुर्बत की बो फिजा में रची बसी थी। तंग गलियाँ, गंदा पानी और बुसीदा दीवारें। ये वो जगह थी जहाँ मेरे बाप की दूसरी औलाद जिंदगी की जंग लड़ रही थी। एक खस्ता हाल मकान के सामने आके रुका और डरते डरते दरवाज़ा खोला। अंदर एक छोटी सी बच्ची, जो मुश्किल से 13-14 साल की होगी, बैठी पुरानी किताबें पढ़ रही थी। हमें देखकर वो सहम गई। आकिब ने उसे तसल्ली दी और मुझे एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। कमरे की हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। दीवारों पर नमी थी और फर्नीचर के नाम पर सिर्फ एक चारपाई और वो कुर्सी थी। आकिब ने अलमारी से एक पुराना थैला निकाला और इसमें से कुछ और तस्वीरें निकाल कर मेरे सामने रख दी। ये देखें साहब, ये मेरे अब्बू हैं। उन्होंने हमें छोड़ा नहीं था। वो हमें बहुत प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो एक दिन गए तो फिर कभी लौट कर नहीं आए। वो तस्वीरें वही थीं जो मेरे घर के एल्बम में भी मौजूद थीं। बस फ़र्क ये था कि उनमें अब्बू एक मुख्तलिफ मुस्कुराहट के साथ इस औरत के साथ खड़े थे, जिसे दुनिया दूसरी बीवी कहती थी, मगर जो उनके दिल के सबसे करीब थी। मैंने वो तस्वीरें अपने सीने से लगाई और धाड़े मार मार कर रोने लगा। आकिब और उसकी बहन हैरत से मुझे देख रहे थे। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, आकिब, मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जिस शख्स की तस्वीर तुम्हारे हाथ में है, वो मेरा भी बाप है। आकिब की आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने उसे अब्बू के आखिरी लम्हात, उनकी वसीयत और उसके उस राज के बारे में सब कुछ बता दिया, जो वो मरते दम तक सीने से लगाए रहे थे। जब आकिब को यकीन आ गया कि मैं सच कह रहा हूँ, तो उसकी आंखों में बरसों से दबा हुआ दुख आंसू बनकर निकल आया। उसने मुझे अपनी माँ की कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि अब्बू उसकी माँ से कितनी बेपनाह मोहब्बत करते थे। मेरी माँ कहती थी कि तुम्हारे अब्बू एक बहुत बड़े इंसान हैं, लेकिन वो मजबूर हैं। उन्होंने अपनी पहली शादी सिर्फ अपने वालिदैन के दबाव और ख़ानदानी वक़ार की खातिर की थी, वरना उनका दिल तो हमेशा यहीं धड़कता था। वो जब भी यहाँ आते, हमारे लिए ढेरों खुशियाँ लाते, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक खौफ रहता था, अपनी पहली बीवी और बच्चों को खोने का खौफ। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पहली बीवी का दिल टूटे, इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते को हमेशा एक गहरा राज बना के रखा। आकिब ने बताया कि जब अब्बू का एक्सीडेंट हुआ और वो मजदूर हो गया, तो उनका यहाँ आना बंद हो गया। आकिब की माँ उनके इंतज़ार में घुलती रही, पर आखिरकार एक दिन इस दुनिया से कूच कर गई। माँ के जाने के बाद हम यतीम हो गए। मैंने दर दर की ठोकरें खाई, लोगों के बर्तन धोए, लेकिन कभी किसी को नहीं बताया कि मैं किसका बेटा हूँ। मुझे सिर्फ ये तस्वीरें याद दिलाती थीं कि मेरा भी कोई बाप था। उसकी बातें सुनकर मुझे अपने इस आरामदेह घर, इस गाड़ी और इस रेस्टोरेंट से नफरत होने लगी, जो मैं अकेला इस्तेमाल कर रहा था। मेरे भाई ने फाके काटे थे और मैं ऐशो इशरत में रहा था। मुझे याद आया कि अबू अक्सर खामोश बैठे क्यों रोते रहते थे। वो अपनी इस मजदूरी की वजह से इस मासूम ख़ानदान तक पहुंचने से कासिर थे, जो उनकी मोहब्बत का दूसरा नाम था। मैंने आकिब का हाथ पकड़ा और कहा, अब बहुत हो गया। अब तुम इस तंग गली और जालिम मालिक मकान के रहमो करम पर नहीं रहोगे। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वो घर जितना मेरा है, इतना ही तुम्हारा भी है। मैं अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दूंगा। वो बहुत नेक दिल है। वो तुम्हें ज़रूर कबूल करेंगी। आकिब उसकी बहन की आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। वो लड़का, जिसे मैं एक बेवकूफ़ वेटर समझ रहा था, दरअसल वो हालात की चक्की में पिसा हुआ एक हीरो था, जिसने अपनी इज्जत नफ्स की खातिर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। मैंने उसे दोबारा गले लगाया, लेकिन इस बार वो थप्पड़ मारने वाला मालिक नहीं, बल्कि एक पछतावे से भरा हुआ बड़ा भाई था, जो अपने खून को उसका हक दिलाने के लिए तैयार था।
उस दिन मुझे समझ आया कि ज़िंदगी में कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं, लेकिन जब वो सच बनकर सामने आते हैं तो वो तल्ख होने के बावजूद रिश्तों की नई बुनियाद रखते हैं। मैंने अपने भाई और बहन को साथ लिया और इस बसीदा मकान को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। अब मुझे अपनी माँ का सामना करना था, लेकिन मेरे दिल में एक सुकून था कि मैंने अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश और उनके अधूरे गुनाह का कफ़ारा अदा करने का पहला कदम उठा लिया है। मैं आकिब और मरियम को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर घर की तरफ रवाना हुआ। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। आकिब खिड़की से बाहर तेज़ी से गुजरते शहर के मनाजिर देख रहा था। उसकी आंखों में अब भी एक बेयकीनी थी। उसे शायद अब भी ये सब कुछ ख्वाब लग रहा था कि जिस शख्स ने चंद घंटे पहले उसे थप्पड़ मारा था, उसे अपने घर ले जा रहा है। मरियम ने आकिब का हाथ सख्ती से पकड़ा हुआ था, जैसे उसे डर हो कि ये गाड़ी कहीं रुक जाएगी और उन्हें दोबारा इसी बुसीदा मकान में छोड़ दिया जाएगा। मेरे जहन में तूफान मचा हुआ था। मैं सोच रहा था कि अम्मी को ये सब कैसे बताऊं। वो औरत जिसने सारी ज़िंदगी अब्बू को अपना कोलसासा समझा, जिसने कभी अब्बू की वफादारी पर शक नहीं किया, वो इस हकीकत को कैसे बर्दाश्त करेंगे। हम घर पहुंचे तो शाम के साए गहरे हो रहे थे। मैंने उन दोनों को ड्राइंग रूम में बिठाया और ख़ुद अंदर अम्मी के कमरे की तरफ चल पड़ा। अम्मी चाहे नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक पुरसकून मुस्कुराहट आई, मगर जब उन्होंने मेरी आंखों में आंसू और चेहरे पर परेशानी देखी तो वो घबरा गई। क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? रेस्टोरेंट में सब ठीक तो है ना? उन्होंने तड़प कर पूछा। मैं उनके कदमों में बैठ गया और उनका हाथ थाम कर वो सब कुछ बता दिया जो अब्बू ने मरते वक्त कहा था, और वो सब कुछ भी जो आज रेस्टोरेंट में पेश आया था। मैंने वो तस्वीर उनके सामने रख दी। जैसे जैसे मैं बोलता गया, अम्मी का चेहरा जर्द पड़ता गया। उनके हाथ से तस्वीर छूट कर गिर गई। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि शायद उनका दिल ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम क्या कह रहे हो बेटा? अम्मी की आवाज़ लरज़ रही थी। तुम्हारे अब्बू, उन्होंने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। सारी ज़िंदगी उन्होंने मुझे अंधेरे में रखा। क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी थी? अम्मी का दुख गुस्से में बदलने लगा। वो उठ खड़ी हुई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं नहीं मानती, वो बच्चे यहाँ नहीं रह सकते। ये धोखे की निशानी है। इस बेवफाई का सबूत है जो तुम्हारे बाप ने मेरे साथ की। उन्हें अभी यहाँ से ले जाओ। अम्मी का ये रद्द-ए-अमल फितरी था। एक बीवी के लिए ये जानना कि उसका शौहर किसी और के साथ भी ज़िंदगी बाँट रहा था, किसी क़यामत से कम नहीं होता। वो अपने कमरे में बंद हो गई और अंदर से कुंडी लगा ली। मैं बाहर खड़ा रहा। मेरा दिल टूट रहा था। एक तरफ मेरी माँ का दुख था और दूसरी तरफ वो दो मासूम बच्चे जो बाहर बैठे अपनी किस्मत का फैसला होने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं दोबारा ड्राइंग रूम में आया। आकिब और मरियम ने जब अम्मी के रोने की आवाज़ें सुनी तो वो खुद भी रोने लगे थे। आकिब खड़ा हुआ और धीमी आवाज़ में बोला, भाई हमें माफ़ कर दें, हम चले जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपका घर बर्बाद हो। हमारी माँ ने भी हमेशा यही कहा था कि हम कभी आप लोगों के सामने ना आए, क्योंकि वो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। आकिब की इन बातों ने मेरे अंदर एक नई हिम्मत पैदा की। मैंने उसे वहीं बिठाया और दोबारा अम्मी के कमरे के बाहर जाकर दस्तक दी। मैंने घंटों उनसे बात की। मैंने उन्हें बताया कि इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। मैंने उन्हें अब्बू की इस बेबसी के बारे में बताया जो उन्होंने आखिरी वक्त में ज़ाहिर की थी। अम्मी, अब्बू तो चले गए, वो अपने गुनाह की माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं रहे। लेकिन अगर आज हमने इन बच्चों को ठुकरा दिया तो अब्बू की रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा। क्या आप चाहती हैं कि अब्बू की कब्र पर इस नाइंसाफ़ी का बोझ रहे? ये बच्चे भी उसी बाप का खून है जिससे आपने मोहब्बत की। कई घंटों की खामोशी के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। अम्मी ने मेरे बहन और भाई को गले से लगा लिया और मैंने भी तमानियत से अपनी आंखें बंद कर ली।